हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज मैं डायमंड प्रो सीरीज का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर लेकर के आया हूं। पूरी डायमंड प्रो सीरीज का ये सबसे छोटा चैप्टर होने वाला है। लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम इस पूरे चैप्टर का जो है सफाया कर देंगे और इसके अंदर जो आपको पढ़ा दूंगा बस उतने में से आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप 90+ टारगेट कर रहे हो तो डायमंड प्रो सीरीज के क्वेश्चन को ही आप 2-2 बार लगाइए और मेरी बुक के क्वेश्चंस को 2-2 बार लगाइए, बस आपका काम हो जाएगा। आपको और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी और चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है ना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं आपको बुक की लिंक दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है या आ ही गया लगभग, तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज, हार्डली 100 कॉपी जो है इस बुक की रह गई होंगी। ठीक है, तो आप जल्दी से जाइए और इसको अभी ऑर्डर कर दीजिए और ये बुक आपके जो है घर तक पहुंच जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर रहा हूं, वहां से आप डायरेक्ट जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर एग्जाम टाइम आ गया है, मुझसे तो कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरी नैया को पार लगा दीजिए सर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बस आप कैसे भी करके मुझे पास करा दीजिए। मेरे तो 70 में से 40-45 नंबर आ जाए, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आपको डर लग रहा है, आप मेरे साथ डेली पढ़ सकते हो। सर आपने तो कहा था कि आप बैच नहीं निकालोगे। बच्चों मैं तो कह रहा हूं मेरी डायमंड प्रो सीरीज और बुक को आप फॉलो करिए, आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। आपको कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी कंटेंट इतना पड़ा हुआ है कि उसमें से बच्चा इजीली 90+ मार्क्स लेकर के आएगा। लेकिन ये तो उन बच्चों के लिए है ना जो सब कुछ देने के बाद भी खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो मेरे साथ आकर के बिल्कुल मैं डेली 7 बजे से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक क्लासेस चलाऊंगा, है ना, डेली बेसिस पर। 21 जन से 21 जनवरी से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। जीपी बैच मैंने लॉन्च करा है जिसका नाम है गारंटीड पास। जो बच्चा मुझे बस 10 दिन भी फॉलो कर लेगा, मेरी 10 दिन क्लासेस ले लेगा, वो बच्चा जो है गारंटीड पास हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सिलेक्टिव टॉपिक करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और ये बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड होने वाला है क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो मेजर पोर्शन में लाइव कराऊंगा, लेकिन कुछ 2-4 वीडियोस अगर रिकॉर्डिंग भी होंगे तो वो आप लोगों को यहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जीपी बैच में अगर आप मुझे 20 के 20 दिन फॉलो करते हो, क्योंकि ये बैच लगभग 20 दिन का होने वाला है, तो आप गारंटीड 45 to 50 मार्क्स तक जो है लेकर के आ सकते हैं। ये मेरा बच्चों आपसे वादा है। आपको टॉपर्स आई ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर के, iOS स्टोर पर जाकर के, या www.topperseye.com पर जाकर के आपको कोर्स के अंदर एनरोल करना है। अगर आप आज के आज कोर्स के अंदर एनरोल कर लेते हो तो मैं आपको, जैसे आप कंटेंट में जाओगे, कोर्स खरीद लोगे, आप कोर्स में घुसोगे तो ऊपर वीओडी ऑप्शन आएगा। अगर आज के आज आप कोर्स के अंदर एनरोल कर लेते हैं तो आपको जो ऑलरेडी जो बैच चल रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, वो बैच जो है फ्री दिया जाएगा, सो दैट आप 21 जनवरी तक खाली ना बैठे। डेली 7 बजे क्लासेस हो रही हैं जिसमें आपको वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा, वो आप अभी से कवर कर ले, सो दैट आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। बताइए प्यारे बच्चों, क्या इतनी बात आप लोगों की समझ में आ रही है? हाँ, तो जितने बच्चों को लग रहा है डर कि सर यूट्यूब से अब मेरा काम नहीं हो पा रहा है, वो बच्चे जीपी बैच में आकर के मेरे साथ डेली क्लासेस लेंगे, मैं आपको जो है पास करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए तो टॉपर्स आई ऐप पे चले जाओ, वहां से कोर्स के अंदर एनरोल कर लो। कितनी प्राइस है? ओनली 30 रुपीज पर डे। मतलब कोई बंदा 3 घंटे तक आपको खड़े होकर के पढ़ाएगा, 2 घंटे तक खड़े होकर पढ़ाएगा, तो मतलब आप समझ लीजिए कितनी कॉस्ट पड़ रही है आपको। 30 रुपीज पर डे, मतलब मैं 2-3 घंटे पर डे अगर आपको खड़े होकर पढ़ा रहा हूं तो उसका बस 30 रुपए आपसे ले रहा हूं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो भाई साहब YouTube पर कंटेंट पड़ा है, आप जितना मर्जी उतना देखिए, आपका काम हो जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करवा देता हूं आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो पढ़ा दूंगा उतना सफिशिएंट होगा, बाकी आप जो है, जो भी आपका बुक वगैरह है, मेरी बुक है, तो उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे कहूं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि भाई साहब कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। बताओ जरा, मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है? कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ये सारे क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर, आपको जो है सारी ब्रीफ पॉइंट्स के फॉर्म में जो है इसको खत्म करवा देता हूं। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो उसका कारण क्या है? तो चलिए जरा, सबसे पहला इसके अंदर 2 रीजन हम देते हैं। क्या? रिवॉल्विंग या रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, यह पहला कारण है।
अराउंड न्यूक्लियस। किसी भी एटम के, किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है मतलब चार्ज घूमता है, और चार्ज के घूमने से बनता है करंट, और करंट से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए जरा, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो बताओ क्या बन रहा है? करंट बन रहा है, और करंट से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई पूछे कि कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, तो बताओ क्या कारण है? बोला रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम। ठीक है, अच्छा इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम एटॉमिक करंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक करंट कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट करता है। ठीक है ना, पूरी ऑर्बिट। अच्छा दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं इंट्रांसिक स्पिन, इंट्रांसिक है ना। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते समय जो घूमता है ना, इस तरीके से घूमता है अपनी एक्सिस पे, उसको हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंट्रांसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर कवर कर लिया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर कवर कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सारी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो आपको वो पढ़ाऊंगा जो पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेट, मैं आपको मैग्नेट की भी सारी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाऊंगा। अरे मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है कि आप ये जानते हो कि नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे, ये तो मुझे पता है कि आपको ये सब पता है। तो मैं आपको वो थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, मैं तो आपको ये बताऊंगा भाई साहब ये बताइए कि अगर कोई मैग्नेट है, अगर कोई मैग्नेट है और उसको जो है ऐसे 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 लेके जो है दो पार्ट में तोड़ दिया जाए, ये लो, ये ले, ठीक है, मैं आपको इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूं। ठीक, दो पार्ट में तोड़ दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये मैग्नेट की एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई? मैग्नेट की एक्सिस। अब भाई साहब इसके अंदर जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, तो भाई इन पोल की ताकत को क्या हो जाएगा? पहले मैंने इसको कैसे तोड़ा? कैसे तोड़ा? ब्रोकन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ कहेगा, पोल की ताकत को क्या होगा? तो आप एक नहीं, ऐसे एक, ऐसे 1 2 3 10 50 100 आप ऐसे परपेंडिकुलरली कितने भी हिस्से में तोड़ दो, लेंथ कोई भी लेंथ हो, 2 इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, अनइक्वल पार्ट में, लेकिन पोल स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहने वाली है। पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स, ठीक है, सेम। ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। अब ऐसे मान लीजिए कि यही जो है मेरे पास मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट को, मुझे तो पता है कि आप ये जानते हो कि मैग्नेट को, नहीं पता तो सुन लो, मैग्नेट को जब भी आप कैसे भी लटका दोगे, मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देगी। अरे ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है, मैं क्यों पढ़ाऊं उसको? मैं तो आपको वो पढ़ाऊंगा जो आप पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूछी तोड़ना जाएगी, जो मैंने अभी बोला ये पूछी जाएगी ना, ये भी पूछी जाएगी। मान लीजिए कि आपने जो है इसको तोड़ दिया इस तरीके से, आपने इसको तोड़ दिया पैरेलल टू द एक्सिस। कैसे? पैरेलल टू द एक्सिस, बार मैग्नेट या ब्रोकन पैरेलल टू एक्सिस, ब्रोकन पैरेलल टू एक्सिस। क्या लिखा? ब्रोकन पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, इन 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स। बताओ जरा क्या होगा? तो बोलना कि पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? अगर आप ऐसे तोड़ते हो ऐसे, तो पोल स्ट्रेंथ भी कैसे हो जाए? दो पार्ट में तोड़ दिया तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो गई। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा इसमें, आपने ऐसे तोड़ दिया, अब बताओ जरा पोल स्ट्रेंथ का रेशो 1:1, 1:2, 1:3, 1:1। ठीक है, चाहे इसको ये वाला टुकड़ा इतना सा हो, इतना टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा बड़ा हो, नहीं 1:1। ठीक है, बताओ जरा क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें आधी आधी हो जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएंगे। आगे पोल स्ट्रेंथ मतलब पोल्स की ताकत ना। अब ऐसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज की तो आप बात करते हो ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में जो चीज पूछी जाती है वो ये नहीं पूछा जाता कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करे। अरे ये तो हमें फर्स्ट चैप्टर से पता है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है?
बताइए जरा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में सब भूल जाओ, इन दोनों पॉइंट को याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, कैसे बनाती हैं? जैसे ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से? बोला नॉर्थ से निकलती है, साउथ तक जाती है, और यही नहीं रुकती, ये कहां? साउथ से नॉर्थ जाती है। तो अब जाके लूप इसका पूरा हो गया। नॉर्थ से निकलती है, साउथ तक जाती है, अब जाके लूप इसका पूरा हो गया। बताइए जरा, क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपको यह बात जो है ध्यान रखनी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाती हैं? बोला क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लूं तो आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, बताइए जरा इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर बताओ क्या डायरेक्शन है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन। तो ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात बताओ जरा मुझे, ये बात मुझे बताइए कि जिस प्रकार से मेटल के अंदर, इनसाइड मेटल, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मत सोच लेना कि सर थ्योरी करा रहे हैं क्वेश्चन, अरे भाई साहब इसमें है ही थ्योरी, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूं उसको एक एक बात को सुनिए, समझिए, आपका काम हो जाएगा। बताओ जरा, इनसाइड मेटल, इनसाइड मेटल, जैसे मेटल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती। इनसाइड मेटल, जैसे कि आयरन के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है? नहीं, उल्टा बढ़ और जाती है, ठीक है। तो इनसाइड मेटल, कॉपर के अंदर घट जाती है, बनती है लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है, ठीक है। तो कॉपर मतलब जो मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अभी अभी मैंने आपको बताई। अब देखिए जरा, अब इन पर बेस कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन निपटा दिए, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर लेता हूं कि इस चैप्टर में जो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर में आपने जो कुछ भी पढ़ा वो एज इट इज फिफ्थ चैप्टर में देखने को मिल जाता है, बस छोटे छोटे चेंजेस के साथ। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L एंड L 2L, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ सर बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट में एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, और दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस भी हम क्या बोलते हैं? बोला 2L बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। तो बार मैग्नेट जो होता है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब आपको बस इतनी बात समझनी है कि जैसे डाइपोल मोमेंट, जैसे मैं बात करता हूं कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है P, और यहां हो जाता है M। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, या जैसे मैं बात करूं फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E और मैग्नेटिक फील्ड होगी B। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे अगर मैं यहां पे बोलता हूं चार्ज, फर्स्ट चैप्टर में होता है चार्ज, ठीक है, और इस चैप्टर में क्या होता है? चार्ज को हम बोलते हैं Q, और इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड में हम बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल की जगह पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ को कई जगह पे QM से या फिर छोटू m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो हमने ये डाइपोल मोमेंट आपको बताई दिया। जैसे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, जैसे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू 2L। कई जगहों पर आपको यहां पर कैपिटल M इज इक्वल टू छोटू m इंटू मैग्नेट, ये है पोल स्ट्रेंथ के, जैसे चार्ज है ना, तो ये पोल स्ट्रेंथ है, तो QM
इंटू 2L भी लिखा होता है, तो घबराना नहीं है, दोनों का जो सेंस है वो सेम है। जैसे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं बात करूं टॉर्क का फॉर्मूला, फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, वैसे इस चैप्टर में टॉर्क का फॉर्मूला होता है MB sin थीटा, है ना। P की जगह M और E की जगह B। नाउ जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस PE cos थीटा, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस MB cos थीटा, माइनस MB cos थीटा। जैसे यहां पर फॉर्मूला होता है वर्क डन का, W इज इक्वल, किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं तो फॉर्मूला क्या, W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 या 1 माइनस cos थीटा, ये होता है कि नहीं होता। हाँ, ऐसे यहां पे क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू MB 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, बताइए क्या इतनी बात क्लियर हो गई। ये सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। सर कैसे पूछी जाएंगी वो बता तो दीजिए। हाँ बता रहा हूं। जैसे मान के चलो कि एक्सियल पॉइंट पे, लेट्स से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक्सियल डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/4πε0 2p/r³। आर होती है सेंटर से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो एक्चुअल में क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर में 1/4πε0 चलता है, और ये जो फिफ्थ चैप्टर है इसमें चलता है μ0/4π। क्या चलता है, μ0/4π। तो 2 ये डाइपोल मोमेंट है, तो मैग्नेट डाइपोल मोमेंट m/r³। जैसे अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और p/r³। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ये हो जाएगा μ0/4π कैपिटल M/r³। ये फॉर्मूला, तो यहां पर ये चल रहा है और यहां पे ये चल रहा है। ठीक है, बताओ आपको इतनी बात समझ में आ गई। कभी कभी फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। बताइए ये बात ठीक है ना। अब देखिए जरा, क्वेश्चन तो मैं इस पे आपको सॉल्व करवाता हूं, क्वेश्चन मैं आपको इस पे सॉल्व करवाता हूं, बट इसके अंदर आपको अब कुछ बेसिक से टर्म्स सिखाता हूं। देखो बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको सुन लो, पढ़ लो, तसल्ली से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तसल्ली से क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या क्या किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, एबिलिटी टू मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, नाउ अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ये मेरे पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे घुसने वाली है यहां से। अब अगर मान लीजिए कि यहां पे मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, सॉफ्ट आयरन कोर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, इस सॉफ्ट आयरन कोर में से पास होंगी, सॉफ्ट आयरन के टुकड़े में से पास होंगी। बताओ होंगी कि नहीं होंगी, हाँ सर बिल्कुल होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी कि सॉफ्ट आयरन जो था, ये आयरन था, ये इसमें से जब पार जाएंगी तो सॉफ्ट आयरन भी क्या करने लगेगा, बोला मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएंगी, सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की इसी प्रॉपर्टी को, इसी क्षमता को, इसी कैपेबिलिटी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स को ही हम और किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ताकत। ठीक है, एक बार फिर से, अगर सोलेनॉइड है, इसके अंदर जो है मैंने क्या किया कि करंट फ्लो कराया, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर जब इसमें से घुसे, सॉफ्ट आयरन कोर से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार होंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा काम करेंगी कि इसके डाइपोल को भी सीधा कर देंगी, सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाएगा। तो हमने क्या बोला कि पहले नहीं बना रहा था, अब बनाने लग गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ने जबरदस्ती इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनवा दी। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के अंदर। ठीक है, तो हम जो फील्ड इसको मैग्नेटाइज कर रही है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसकी ताकत को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए। अच्छा ये बताइए अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी, μ0Ni होती है कि नहीं होती। अब यहां पर जो आप ये देखिए कि सोलेनॉइड में कौन कौन सा फैक्टर है जो बदला जा सकता है। μ0 तो नहीं बदल सकते, n और i की वैल्यू बदल सकते हैं। तो n और i को हम बोलते हैं h। यहां पर देखिए कि हियर
एन आई इज इक्वल टू एच, और ये जो एच है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ध्यान रखिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो अब फॉर्मूला बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। तो यहां पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो H है ये बन गया B बाय म्यू नॉट। अब यहां से क्या पूछा जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन कि भाई साहब ये बताइए कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स की यूनिट क्या है। तो यूनिट निकाल लेते हैं। तो इसकी यूनिट हो गई टेस्ला, और इसकी यूनिट हो गई, देखिए जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, और इसकी यूनिट हो गई टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो अगर मैं टेस्ला से टेस्ला काट दूं तो यहां पर ये बन जाएगा एम्पियर पर मीटर। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है, एम्पियर पर मीटर, तो एम्पियर कैपिटल ए, और मीटर हो जाएगा एल, तो एल -1 ए, ये बन जाएगा एम्पियर पर मीटर। ठीक है, बताओ ध्यान रखोगे इसको? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि सोलेनॉइड में टर्न डेंसिटी बढ़ा दें, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा दें, तो बताओ मैग्नेटाइजिंग फोर्स को क्या होगा? बोला सर बढ़ जाएगी। करंट बढ़ा दें तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ जाएगा। बताइए, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अल्टीमेटली अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी जाए तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इन सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब देखो, आपको आगे आने वाले क्वेश्चन को समझना है कि नहीं समझना, तो फिर इसको पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। अगर ये आता है तो स्किप करते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। आप तो स्किप बढ़ जाओ और डायरेक्ट जहां पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो करो, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कह देता हूं जो आपके लिए जरूरी है, तो फिर वो मिस हो जाएंगी, फिर मत मुझसे बोलना। ठीक है, अच्छा, इंटेंसिटी। अब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ना मैग्नेटिक डाइपोल पाए जाते हैं। मतलब एक एटम है, अब एक एटम में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी एटॉमिक करंट, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह एक्ट कर रहा है, और कॉइल के एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरे साइड साउथ पोल होता है। तो आप यहां पर देखिए कि साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, और यही मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल्स को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ बताइए जरा, क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार फिर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, गोल घूम रहा है, तो ये जो ऑर्बिट है ये करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट कर रही है, करंट कैरिंग कॉइल की तरह एक्ट कर रही है। कॉइल के एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरी साइड साउथ पोल होता है। साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो ये जो एरो जो है ना, ये उसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एटम के अंदर यहाँ पे साउथ पोल होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी ये रैंडमली बिखरे हुए थे, लेट से मान लो। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कोई भी फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ये सारी फील्ड चाहती हैं कि दुनिया हमारे साथ चले। ये सारी फील्ड चाहती हैं कि डाइपोल हमारी सीध में आ जाएं, हम इनको अलाइन कर लें। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में चाहती है कि डाइपोल भी घूम जाए। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो ये सभी डाइपोल को सीधा करना चाहती है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितने ज्यादा डाइपोल सीधे हो गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम बोलते हैं कैपिटल आई। कई जगह पे इसको कैपिटल एम भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, नाउ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैपिटल आई। नाउ अभी आपको समझना है फॉर्मूला, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, कितने डाइपोल सीधे हो गए 1 मीटर क्यूब में, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हुआ है, वो थी मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइज करने वाली फील्ड की ताकत। यह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना स्ट्रॉन्ग उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ है, कितने ज्यादा डाइपोल सीधे हो गए, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फॉर्मूला, 1 मीटर क्यूब में 100 डाइपोल सीधे हुए, दूसरे में 1 मीटर क्यूब में 1000 डाइपोल सीधे हो गए। बोला ये ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। समझ गए? चलो ना, फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन दिस वॉल्यूम। ना अब ध्यान से समझना, ध्यान समझो ध्यान से। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। कॉइल के केस में फॉर्मूला होता है I इंटू ए। करंट है कॉइल में I, और करंट कॉइल में I है, और इसका एरिया A है, तो बताओ क्या फॉर्मूला? I इंटू ए।
करंट इंटू एरिया। अब करंट इंटू एरिया की यूनिट क्या हो गई, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो यहां से कट गया तो एम्पियर पर मीटर आ गई यूनिट। अब आपसे एक नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई साहब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट बता दीजिए, एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट बता दीजिए, तो बोले एम्पियर पर मीटर। तो क्या दोनों की यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है। अब यहां से एक नया टर्म जो है पैदा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं गाइस, ससेप्टिबिलिटी। और वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ससेप्टिबिलिटी पर बेस तो खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको जरा समझिए। ससेप्टिबिलिटी पर बेस खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको जरा समझ लीजिए। अब इसके बाद से मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा और उस पर जो है हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ससेप्टिबिलिटी पर बेस क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताओ जरा। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने फील्ड लगाई। सर आप थ्योरी पढ़ा रहे हो क्या, मालिक यही आएगी। मैं आपको ये बताता चल रहा हूं ना कहां कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन लेके आया हूं, अगर आप सुनोगे नहीं, क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है। इसलिए बोल रहा हूं, आप सुनिए, मजे करिए और जीवन में आनंद पाइए, ठीक है। अगर आप 1 घंटे नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, स्किप करते हुए आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो है फिर वो रस जो होता है वो चला जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है सर, देखो मेरे पास एक सैंपल है, ये एक सैंपल है, ठीक है। अब मैंने इस पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मैंने इस पे H अप्लाई की, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई की मैंने इस पे H। अब इसके अंदर डायपोल सीधा होना स्टार्ट हो गए, यानी इसके अंदर, बाहर से लगाता हूं मैं फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अंदर होता है डायपोल का सीधा होने का सिलसिला, यानी अंदर हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अंदर मैग्नेटाइजेशन, बाहर से फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, अंदर मैग्नेटाइजेशन चल रहा है, डायपोल सीधे हो रहे हैं। तो भाई साहब फील्ड अप्लाई करने से क्या, बताओ जरा, क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करने से, H अप्लाई करने से उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। अरे रे 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 रे, क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अच्छा सर, अच्छा तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भाई, देखो दोनों क्या है, तो इसका डिफाइन कैसे करूंगा, 1 नंबर डेफिनेशन ही पूछी जाती है। ये लिखिए डेफिनेशन, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। नाउ इसकी यूनिट क्या है, बोला यूनिटलेस है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब ससेप्टिबिलिटी 2 टाइप की, पॉजिटिव, अगर मटेरियल के अंदर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फील्ड बन जाए, यानी कि बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली को सपोर्ट करे तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, और अगर बाहर वाली अंदर वाली अपोज करे तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। इसका अर्थ ये हो गया कि मान लो कि बाहर से अंदर, मतलब ऐसे मैंने लगाई मैग्नेटिक फील्ड दीवार की साइड और मटेरियल के अंदर ही बन जाए दीवार की साइड, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताओ ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव। मैंने लगाई इस साइड और मटेरियल के अंदर कैंसिल करने वाली फील्ड इस साइड बन जाए, तो ये अपोज कर रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। ज्यादा सपोर्ट करें ज्यादा पॉजिटिव, कम सपोर्ट करें कम पॉजिटिव, अपोज करें तो नेगेटिव, ज्यादा अपोज करें बहुत ज्यादा नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद एक और टर्म आता है, अगर आप ये सब चीजें नहीं सीखोगे तो अभी देखो डाया पैरा फेरो वेरो की जो है प्रॉपर्टीज पढ़नी, फिर वो कैसे करोगे, पढ़ोगे नहीं। रिलेटिव परमेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। अब बताइए जरा, तो एक्चुअल में क्या होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का मतलब मेरे अंदर से, किसी मटेरियल के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब है कि वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी मटेरियल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। लेट्स से वैक्यूम में जा रही थी 100, अब वो मटेरियल हमने रख दिया, अब मटेरियल के अंदर हो गए 105, तो 105/100 1.05 रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई। वैक्यूम के अंदर थी 100, मटेरियल रख दिया, उसके अंदर हो गई 250/100 2.5, तो 2.5 रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई। तो रिलेटिव परमेबिलिटी हमें यह बताती है कि किसी मीडियम में, किसी सब्सटेंस में वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने गुना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जैसे कॉपर में, वैक्यूम में थी 100 और कॉपर में हो गई 80, तो 80/100 0.8, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करती है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी 0.8 हो गई। समझ गए, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या, मीडियम की परमेबिलिटी अपॉन
वैक्यूम की परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ससेप्टिबिलिटी के टर्म में 1 प्लस काई एम। काई जो है ससेप्टिबिलिटी होती है, 1 प्लस काई एम, 1 प्लस काई एम किसके लिए? रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला। ध्यान रखोगे इन पर बेस। देखो अभी लाइन से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, लाइन से क्वेश्चन मिलते हैं। बट 3 टाइप के सब्सटेंस हैं गाइस। कितने टाइप के? 3 टाइप के सब्सटेंस हैं, डाया, पैरा, फेरो। डाया, पैरा, फेरो, तीनों को लाइन से लपेट लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसा वैसा सब पूछ लूंगा, बता दूंगा आपको। थ्योरी भी पूछी जाती है, ग्राफ भी पढ़ाऊंगा। अब इसमें वैसे क्वेश्चन नहीं है ना कि मैं आपको जो है सीधे बहुत खतरनाक है, दिमाग फटा जा रहा है सर, हे भगवान दिमाग। भाई मैं आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो इसके जो सारे क्वेश्चन बना दोगे। दैट्स ऑल गाइस। नाउ तो अगर मैं यहां पर आगे बढ़ूं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कितने सब्सटेंस हैं? 3 टाइप के सब्सटेंस हैं मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक। अब मैं पहले आपको यह बताता हूं कि इनमें से पूछा क्या जाता है एग्जाम में। इनमें से पूछा क्या जाता है पहले आप वो सुन लो। अगर आप उसको सुन लिया तो भाई साहब खेल हो गया है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है आप तो वो सुन लो, तो आपके फोकस पॉइंट रहेगा कि हाँ सर मुझे ना ये एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं सबसे पहले इसको पढ़ूंगा। सबसे पहले तो तीनों के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं आपसे ये कह दूं कि सोडियम क्लोराइड किसका एग्जाम्पल है? डाया, पैरा, फेरो। और आपकी गिग्गी बन गई, आप सोचने लग गए कि सर सब पढ़ाया था मैं तो, लेकिन मैं भूल गया। तो भाई खेल हो गया। मतलब आपको एग्जाम्पल अगर याद नहीं रहेंगे तो आप गड़बड़ कर जाओगे। फिर आप देख लो डायमंड प्रो सीरीज, लगा लो किताब के क्वेश्चन, ले लो बैच, कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल याद नहीं रख पाओगे तो क्या होगा? समझ रहे हो? दिक्कत है। इसलिए एग्जाम्पल याद करने हैं। ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, टेम्परेचर का इफेक्ट, ये सब याद होना चाहिए। कौन किसको पसंद कर रहा है, कौन किसको पसंद कर रहा है, क्या बात है, क्या बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखना जरा, सुनो। तो एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो आप इतनी बात तो समझते हो कि 3 टाइप के सब्सटेंस है, डाया, पैरा, फेरो। अब देख तीनों मैंने एक साथ लिख दिए सब, और सबके जो एग्जांपल लिखे हो। सबसे पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैं बात कर लेता हूं। तो भाई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के बजाय उसको अपोज करने लगते हैं। जैसे मान लो कि मेरे सामने कॉपर रखा है और मैंने कॉपर पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई ऐसे, तो कॉपर के अंदर उल्टी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे, समझे? तो इसका मतलब यह है कि कॉपर मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, जिसको हम बोलते हैं वीकली रिपेल। तो कॉपर क्या करेगा, यानी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेंगे, वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थोड़ा सपोर्ट करते हैं। मतलब यहां पे एल्यूमिनियम रखा है जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और मैंने यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो एल्यूमिनियम यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बट थोड़ी सी, तो वीकली सपोर्ट करता है ये, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक की क्या ही बात करो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का लवर है, एकदम प्रेमी है ना, बॉयफ्रेंड है इसका, भयंकर सपोर्ट करता है, ठीक है। तो स्ट्रांगली सपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर राइट डायरेक्शन में इस साइड आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो आयरन के अंदर भी इसी साइड बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगी, ठीक है। तो हम सबके, तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। सबके जो है मैं बात करूंगा एग्जांपल्स की, जैसे कि डायमैग्नेटिक एग्जांपल आपको रटे होना चाहिए, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया। ये सब किसके एग्जांपल हैं बताओ जरा, ये सब किसके एग्जांपल हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। हाँ इसके अंदर गोल्ड नहीं लिखा है, गोल्ड लिख लेना, गोल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक की बात कर लेंगे, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, आपका जो है कॉपर क्लोराइड, ये मतलब ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक, और सॉरी नाइट्रोजन आपका डायमैग्नेटिक, ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, गैडोलिनियम, ये सब एग्जांपल है किसके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। भाई जो सामने जो ये जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ना, इनको छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ना नहीं है, इनसे खूब सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए इनको स्किप मत करना, ठीक है। नाउ अब देखिए जरा, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जिन पर मैं डिस्कशन कर लेता हूं। सबसे पहले एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है, ये तो डेफिनेशन वगैरह हो गई। एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो यहां से ऐसे बन सकता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पेयर में यानी जोड़े में पाए जाते हैं, और एक एटम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर कम हो या टेम्परेचर ज्यादा हो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में घूम रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है कैंसिल हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा सब्सटेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, किसकी मैग्नेटिज्म, तो बोला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बोला जीरो, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनके अंदर कुछ कुछ होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए जरा, अब हम यहां पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स है, ये टेबल जो बनी हुई है ना, बस ये टेबल याद करके चलना। ये टेबल क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक का कैसा है, बोला जीरो, क्यों, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करते हैं। पैरामैग्नेटिक का जीरो नहीं होता, पैरामैग्नेटिक का जीरो नहीं होता। ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो है आप देखेंगे कि भाई साहब कुछ कुछ होने लग गया। ठीक है, नाउ फेरोमैग्नेटिक का भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता। ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे, जो अपोज करता है उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, तो उसकी नेगेटिव, वीकली अपोज इसलिए कम नेगेटिव, ये सपोर्ट करता है इसलिए पॉजिटिव, बस कम सपोर्ट करता है तो लेस पॉजिटिव। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक लार्ज पॉजिटिव। रिलेटिव परमिएबिलिटी है ना, जो कैंसिल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटी है ना, और जो पैरामैग्नेटिक सपोर्ट करता है तो 1 से बड़ी, और फेरोमैग्नेटिक खूब सपोर्ट करता है तो 1 से बहुत बड़ी। टेम्परेचर का इफेक्ट, बोला डायमैग्नेटिक में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, पैरामैग्नेटिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिज्म घटेगा, किसके अंदर, पैरामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक में भी टेम्परेचर और इसका जो इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट आफ्टर सम टाइम, बट आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके अंदर ससेप्टिबिलिटी कहें या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहें वो घटने लग जाती हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक में स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, बट एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब जाके टेम्परेचर का असर होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे। तो बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम बात करें मोशन ऑफ सब्सटेंस, अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जो है मैं रख देता हूं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कहीं पे वीक होगी कहीं पे स्ट्रांग होगी। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते हैं इसलिए स्ट्रॉन्गर फील्ड की इसलिए वीकर फील्ड की ओर भागते हैं। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं इसलिए स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर भागते हैं, फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं इसलिए स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर भागते हैं। ध्यान रख पाओगे? हाँ जी सर, ध्यान रख लूंगा मैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी टेबल जो आप लोग को अच्छे से याद कर लेनी है। अच्छा, एक और चीज क्या है, एक और चीज ये है कि क्योंकि देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, बोला अपोज करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड सीधी जा रही थी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस धक्का दिया, रिपेल किया, तो ये ऐसे मुड़ गई, इससे दूर भाग गई। तो ये डायमैग्नेटिक का रिप्रेजेंटेशन है। आपसे पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, डेपिक्ट या जो ड्रॉ द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक तो पसंद करता है तो ऐसा हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी जो है अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक के लिए हो गया। अच्छा, एक और चीज रह गई है कि भाई साहब जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड को जो पसंद करता है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, और जो अपोज करता है, पसंद नहीं करता, नफरत करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी रॉड है जो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी हुई है, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में लटका दोगे ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, जबकि कोई रॉड है, कोई सब्सटेंस है जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हुआ है, अगर आप इसको जो है ऐसे लटका दोगे ना मैग्नेटिक फील्ड में तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मतलब मैं ऐसे बोलूंगा पैरेलल टू फील्ड, ये लटका देने पे
पैरेलल टू फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाती है। और अगर मैं इसको लटका दूंगा तो फेरोमैग्नेटिक को, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बताओ जरा, बात क्लियर है? और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। अब आपको यहां पर एक और चीज समझनी है कि अगर मैं यहां पर इनके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि इन जनरल ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, इन जनरल रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होता है इसका। ठीक है, नाउ रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो जो है ये सीधे हो गए। नाउ अब ध्यान से देखिएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन बने होते हैं। डोमेन मतलब ग्रुप ऑफ एटम, ऐसे चेंबर बने होते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल, तो ये चेंबर जो है ना, चेंबर के अंदर जो डायपोल मोमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हैं। जैसे मान के चलो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो सारे डायपोल मोमेंट जो है, जो भी हो सकते हैं, वो सीधे हो जाएंगे। अगर मैं ऊपर की साइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये सबका जो मुंह है वो ऊपर की साइड घूमना जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये इनको हम ग्रुप ऑफ एटम, ये चेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो स्टार्टिंग में तो इनको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो खूब सारी एनर्जी के कारण से ये डोमेन टूट जाएंगे, ये चैम्बर फूट जाएंगे। और ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये क्योंकि जब चैम्बर ही नहीं बचे, रैंडमली पूरे में बिखरा है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। और इसके बाद कभी भी आप टेम्परेचर कम करिए, घटाइए, कितना भी घटाइए, लेकिन कभी भी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, आपको यहां पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। बताइए जरा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीजेस, बट आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। बोला देखिए, पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको तो कुछ नहीं होता, वो तो इनवर्स है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी यानी घटेगी। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में क्या है? बोला टेम्परेचर बढ़ाओ, स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ससेप्टिबिलिटी घटेगी, बट आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। एट सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो चैम्बर बने हुए हैं वो चैम्बर टूट जाते हैं, सारे डोमेन बिखर जाते हैं, है ना, एटम सब बिखर जाते हैं। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आपने उसको नहीं रोका तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ट्रांजिशन को, इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं? और ऐसे ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। मतलब अगर मैं बात करूं कि आयरन के लिए क्यूरीज टेम्परेचर 1000 केल्विन है, तो 1000 केल्विन पर क्या होता है कि आयरन के जो ग्रुप हैं, जो डोमेन है, वो टूट जाते हैं, चैम्बर फूट जाते हैं और ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा टेम्परेचर जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। अब मैं बात करूंगा क्यूरीज लॉ की। भाई यहां से क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाना आपको स्टार्ट कर देता हूं। अब देखना क्यूरीज लॉ क्या कहता है। क्यूरीज लॉ तो बहुत सिंपल सी बात ये कहता है, क्यूरीज लॉ ये कहता है कि भाई साहब ससेप्टिबिलिटी जो है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो डाइपोल हैं, जो एटम्स है, वो इधर उधर भागते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उन पे असर कम हो जाता है। तो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब भी कांस्टेंट हटाते हैं प्रोपोर्शनल डिजाइन तो कांस्टेंट आता है सी, तो ये जो सी हो गया यहाँ पे, ये हो गया क्यूरीज कांस्टेंट। क्या हो गया? क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है दिस इज क्यूरीज लॉ, लेकिन किसके लिए? फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होने वाला है? C/T-T0। ठीक है, T-T0 या आप इसको T-TC बोल सकते हो। TC है क्यूरीज टेम्परेचर। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, स्टार्टिंग से टेम्परेचर पे थोड़ा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो जो एडिशनल क्यूरीज टेम्परेचर से और ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तब ससेप्टिबिलिटी जो है घटने लग जाती है। मतलब जो डिफरेंस है, जो ओरिजिनल टेम्परेचर और क्यूरीज टेम्परेचर, जैसे मान के चलो कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक या 1000 केल्विन तक कोई असर नहीं है फेरो पे, लेकिन 1000 के बाद
1100 हो गया तो वो स्टार्टिंग से 1100 इफेक्ट नहीं करेगा। जो 1000 के ऊपर जितना टेम्परेचर है, T माइनस TC जो डिफरेंस वाला टेम्परेचर है, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, है ना। तो दिस इज क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए अभी तक तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको सिखाई, अब इन पर बेस्ड हम कर लेते हैं खूब सारे क्वेश्चंस जो 2025 में 24 में बहुत ही जो है सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता हूं, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भाई साहब जेई वेई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो किस टाइप के होते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैं कर सकता हूं, ठीक है। एक मैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल वाला क्वेश्चन भी इसमें आपको कराऊंगा, ठीक है। चलो तो अभी मैं इसको इतना सेव कर लेता हूं, देन मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है भाई। जैसे मान लो कि चलो कि भाई मुझे ये क्वेश्चन मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से समझिए। 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज इट्स परमिएबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। बोला किसकी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस से कम है, तो बोला फ्री स्पेस की होती है 1। तो कह रहा है किसकी परमिएबिलिटी 1 से कम होती है, तो बोला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो कॉपर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कॉपर क्लोराइड जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, निकेल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि भाई ये बताइए कि कौन सा मटेरियल कैन नॉट मॉडिफाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ठीक है। तो बोला कौन सा मटेरियल इस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकता है। बच्चे क्या करते हैं, बोला डायग्राम ये देखते हैं और इसको पढ़ते नहीं है फिर, ठीक है, और आंसर लगा देते हैं। तो देखो एक्चुअल में निकेल जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये तो ऐसे नहीं कर सकता। सोडियम क्लोराइड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये कर सकता है ना। सिलिकॉन जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कॉपर जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये कर सकता है, ठीक है। नाउ तो कौन नहीं कर सकता, बोला निकेल नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन से मटेरियल की परमेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में किसकी परमेबिलिटी होती है, तो 0 से 1 के बीच में होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो सोडियम डायमैग्नेटिक है, एल निको जो है आपका ये फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। एल्यूमिनियम आपका कैसा है, सॉरी सोडियम आपका पैरामैग्नेटिक है, सोडियम क्लोराइड डायमैग्नेटिक है, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है, वाटर डायमैग्नेटिक है। तो कह रहा है किसकी परमेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, बोला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है। नाउ अच्छा कह रहा है अबव क्यूरियस टेम्परेचर के बाद क्या होता है, बताओ जरा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। चलिए बताओ जरा, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वीकली रिपेल्ड बाय डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। अब कह रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 300 केल्विन पे इतनी है, तो कितने टेम्परेचर पे इतनी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो chi2 बाय chi1 इज इक्वल T2 बाय T1, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बोला chi2 दूसरे और ये chi1 T2 बाय T1, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाई पहले केस में ससेप्टिबिलिटी कितनी है। अच्छा आपको निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर, T2 की वैल्यू निकालनी, तो T1 chi2 बाय chi1 इज इक्वल T2। तो पहले सबसे पहले टेम्परेचर कितना था, बोला 300 केल्विन, ठीक है, इनटू बाद में ससेप्टिबिलिटी कितनी हो गई 1.44 10 टू द पावर 5। और ससेप्टिबिलिटी पहले कितनी थी, ये chi1, तो पहले थी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, इज इक्वल T2। तो आप जरा कैलकुलेट करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आ रहा है। इससे तो ये कट गया, इससे तो कट ही गया ना ये। तो 1.2 डिवाइडेड बाय डेसिमल हटा दो, ये 2 जीरो आ जाएंगी नीचे, ये 1 जीरो पहुंच जाएगी ऊपर, 12 × 36 360 केल्विन, 360 केल्विन आंसर आ गया, ठीक है। तो काई यानी ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के रिलेशन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएंगे और देखिए पहचानो जरा कौन सा मटेरियल जिसकी ससेप्टिबिलिटी -0.5 है। तो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी देख के क्या बोलोगे, बोला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक की एक प्रॉपर्टी लिख दो, तो लिख देना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ do magnetic substance resultant magnetic moment in atom in absence of external field, बोला no, because they have
electrons in pair revolving in opposite direction, opposite sense। ठीक है, कह रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होती तो क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास एक्सटर्नल मोमेंट होता है? नहीं होता। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होता है? नहीं होता। ठीक, कह रहा है कि इन व्हाट वे बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक इज डिफरेंट फ्रॉम पैरामैग्नेटिक। बोला डायमैग्नेटिक का बिहेवियर पैरामैग्नेटिक से कैसे अलग है? तो भाई डायमैग्नेटिक अपोज करते हैं वीकली और पैरामैग्नेटिक जो है सपोर्ट करते हैं वीकली जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लिखा जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, डेपिक्ट द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक की प्रेजेंस में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो बिहेवियर है वो डेपिक्ट करना है, यानी कि ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, बताओ जरा, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट, रिलेटिव परमेबिलिटी। अगर किसी सब्सटेंस की 0.5 है तो आपको पहले तो आपको क्या बताना है, बताओ जरा। रिलेटिव परमेबिलिटी 0.5 यानी 1 से छोटी है तो मटेरियल है डायमैग्नेटिक। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर एक और चीज आपको बतानी है। क्या बताना है सर? राइट इट्स रिलेशन विद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। तो म्यू आर इज इक्वल टू, तो काई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू आर माइनस 1। तो काई इज इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू 0.5 माइनस 1। तो ससेप्टिबिलिटी कितनी आ गई? बोला माइनस का 0.5। अगर निकालने को भी देते तो हम इस तरीके से निकाल सकते थे। रिलेशन लिखने को बोला था, हमने लिख दिया है, बस इतना ही लिख देना है जहां पे टिक करा है मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? टू आइडेंटिकल बार्स, वन ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड अदर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। कह रहा है 2 बार यानी 2 रॉड हैं। हाँ, अब क्या करा गया है? आर कैप्टन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट। ड्रॉ डायमैग्नेटिक, मतलब कह रहा है कि एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक है, दोनों को आपने पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो है ड्रॉ करना है इन ईच केस। तो क्या बोलोगे कि डायमैग्नेटिक होगी, यानी कि एक ही क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है और एक बार नहीं कई बार पूछा गया। ये डाया का है और पैरा का कैसे करना है? पैरा का ऐसे करना है कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करा दो। ठीक है, ये किसका है? बोला ये पैरा का है। ठीक, इसके बाद हम आ जाएंगे गिव टू। भाई डाया और पैरा में पूरी टेबल बनाई थी, उसमें 2 पॉइंट लिख देना कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर इट्स ससेप्टिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी लिख देना, उसकी जो है 1 से कम होती है, इसकी जो है 1 से ज्यादा होती है। कह रहा है ससेप्टिबिलिटी इतनी लिखी हुई है। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल। देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बस बहुत थोड़ी सी है, तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, इसलिए कैसी हो जाएगी? पैरा की हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मॉडिफिकेशन, फिर से वही पूछने लग गया, मॉडिफिकेशन बताओ, बता देंगे पैरा की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देना। ठीक है, अच्छा डायग्रामेटिकली देखिए जरा, पैरामैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक का बिहेवियर पूछ रहा है, फिर से डायग्राम बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। अच्छा, अब आप यहां पर देखो एक ग्राफ, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई, इस ग्राफ पे लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीनों ग्राफ जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये ग्राफ क्या बताते हैं? ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम कैपिटल आई या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैंने कैपिटल आई लेके चला है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस एच, मतलब अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाता हूं, एच लगाता हूं और उससे अंदर मैग्नेटाइजेशन होता है, तो बताओ जरा उसका ग्राफ मुझे बनाना होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाता हूं तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पैरा का उससे कम होता है, बट ये पॉजिटिव सेंस में होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कम होता है, देख रहे हो जरा, काफी कम होता है, बट ये नेगेटिव सेंस में होता है। तो मैंने मैग्नेटाइजेशन बताया नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा होता है? तो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन पैरा के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डाया में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर जो ससेप्टिबिलिटी है वही रहेगी। ऐसे बनाते हैं, बट कई जगह जो है यहाँ पे नीचे की साइड भी डायग्राम बनाया जाता है, क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, तो टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव डायरेक्शन में बताई जाती है। ठीक है, ऊपर की साइड बना के हो चाहे नीचे की साइड, दोनों में आपको नंबर मिल जाएंगे। फेरोमैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी जो होती है वही रहती है, बट एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, जैसी क्यूरीज टेम्परेचर पहुंचते हो, ससेप्टिबिलिटी घटने लग जाती है। तो ये जो 4 ग्राफ मैंने आपको बनवाए, इन चारों ग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है, ये आपका फर्ज बनता है। बिल्कुल आप इनको याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए अब 2025 में क्या पूछा गया, 2025 में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। बताओ जरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसी होती है, तो डायमैग्नेटिक की बोला स्मॉल बट नेगेटिव, वीकली रिपेल करते हैं इसलिए स्मॉल, रिपेल करते हैं इसलिए नेगेटिव। एक ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है आपके 4th चैप्टर का हो जाना चाहिए था। सॉल्यूशन ही मैंने दे दिया क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन के बीच में बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मेरा मन नहीं था। क्या लिखा है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, कैरीज करंट आई करंट फ्लो करता है। अनदर लूप ऑफ रेडियस r by 20 इज प्लेस कॉन्सेंट्रिकली, बोला दूसरा लूप जिसकी रेडियस कितनी है r by 20, इसको आपने कॉन्सेंट्रिकली यानी कि B सेंटर पे रख दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स विद लूप B, तो B से मैग्नेटिक फ्लक्स ये A है और ये B है, तो B से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA होता है। हाँ, अब आप B की वैल्यू μ0I/2r, और एरिया हमेशा लेते हैं इनर कॉइल का, तो पाई r स्क्वायर, तो μ0I/r, r स्क्वायर की जगह पाई की जगह पाई, r स्क्वायर की जगह कैपिटल R बाय 20 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r की जगह r बाय 20 है ना, तो ये कितना बन जाएगा μ0I पाई, और ये r स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर नीचे बचेगा 40, ऊपर बचेगा कैपिटल R, बस ये बच जाएगा। और कुछ है क्या, एरिया ऑफ कॉइल पाई r स्क्वायर μ0I/, अच्छा ये 20 का स्क्वायर होगा तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और 400 का इंटू इससे करेंगे तो 800, यही आ रहा है ना, ये आ गया था। बताओ कर नहीं पाओगे आप इसको, कर नहीं पाओगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कब आया, 2025 में, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने को दे दिया बस। और 2025 में यह आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बोला कौन सा पैरामैग्नेटिक का पेयर है, बोला ये डाया, ये पैरा, ये नहीं है, ये सोडियम, ये कैल्शियम, ये है लेड, डाया, फेरो, निकेल एंड कोबाल्ट, ये दोनों फेरो के। तो कह रहा है कि कौन कौन से पैरा पैरा के हैं, तो बी पैरा पैरा, ठीक है। आप बताओ, अगर आपको एग्जांपल्स याद नहीं होंगे तो काम चल जाएगा, बोला सर नहीं चलेगा, ठीक। अब इसका आंसर देना जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस ले लिए मैंने। कह रहा है कि मटेरियल इज पोज्ड व्हेन आउट व्हेन, ये सब ये कब के हैं, 2025-24 के हैं, शायद ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बढ़िया से। क्या लिखा है, बोला मटेरियल इज पोज्ड आउट व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मटेरियल इज, जब यूनिफॉर्म बोलना चाहिए भाई मुझे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, या जो कुछ भी है, बोला कौन सा मटेरियल जो है पुश्ड होता है, कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किया जाएगा, बोला डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है रिपेल किया जाता है, तभी तो पुश्ड यानी बाहर की साइड भाग जाएगा। इसका आंसर बताओ, प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन एटॉमिक करंट एंड इंट्रिंसिक स्पिन, ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिया है, ठीक है, और कुछ जवाब नहीं देना है आपको। नाउ ध्यान से सुनेंगे जरा, दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट है, इनको आपने फिक्स कर दिया एट द सेंटर डी, ए स्टेशनरी चार्ज Q is placed in between the gap of two, ठीक है, द फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस पे तो जीरो फोर्स लगना चाहिए, देखना कह रहा है कि भाई एक ये बार मैग्नेट है, एक ये बार मैग्नेट है, अब ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड बनेगी तो उतनी ताकत से इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड बनेगी, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया। बताओ, इस चैप्टर में सबसे रद्दी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखना जरा क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सोलेनॉइड एंड करस्पॉन्डिंग बार मैग्नेट, कह रहा है सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट बोला इक्वल रहेगा, बार मैग्नेट एक्ट एज करंट, सॉरी करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज बार मैग्नेट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मोनोपोल, बोला मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट ये सही है, बोला अकेला पोल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, ओनली नॉर्थ या ओनली साउथ पोल बनता ही नहीं है, मैग्नेट को चाहे जितना तोड़ दो आप, हमेशा दो पोल साथ में बनेंगे, ठीक है। करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को मुझे सेपरेट
इस क्वेश्चन को मुझे अलग से पेज पे लगाना चाहिए, ठीक है, सो दैट जो है आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ पाए, ठीक है। देखिए जरा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है आपकी समझ क्या बोलती है। मान लो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपकी समझ क्या बोलती है आप मुझे बताइए। सबसे पहले तो करंट कैरिंग जो लूप है, करंट कैरिंग कॉइल जो है ये एक्ट करता है मैग्नेटिक डाइपोल के, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -mb cos थीटा। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीजिंग तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कितने डिग्री पर होती है, तो आप देखिए जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो ऐसे केस में ये बन जाएगा cos 180 -1, तो ये होगा आपका +mb cos थीटा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो पहले केस में तो ये जो है ना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला कंडीशन होती है जब थीटा 180 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो देखिए जरा, तो ये वाली कंडीशन जो है, ये देखो ये एरिया वेक्टर पीछे की साइड दिखाया है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो ये बन गया हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वाला केस। अब देखिए ये कौन सा फील्ड, ये कौन सा केस है, ये है 90 डिग्री, तो ये हो गया मेरे पास देखो भाई -mb cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू 90, ये देखो ना ये ऐसे ये ऐसे, तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहां पे देखिए लगभग 45 डिग्री, तो यहां पे जो भी फ्लक्स होगा दैट विल बी 1/√2 ऑफ mb cos 45, और वो भी माइनस में, ठीक है, वो भी माइनस में। अब ये देखिए कितना है 120 डिग्री। अब cos 120 जो है आपको कितना होता है 1/2, बट प्लस में cos 120 जो है माइनस का 1/2 होता है और माइनस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है, थीटा अपने आप रख लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए मैक्सिमम किसमें है, मैक्सिमम इसमें कितना बन रहा है mb, तो पहले केस में मैक्सिमम, उसके बाद ये वाला 4th नंबर का केस, उसके बाद 0, और सबसे आखिरी में जो नेगेटिव है वो 1423। लॉजिकल क्वेश्चन है बट पूछ लिया गया, क्या करें बताओ जरा, आंसर तो देना ही पड़ेगा। 1423 ये किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग पूछ लेता तो उसके हिसाब से कुछ और आ जाता, ठीक है। चलो अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर ध्यान रखिए। हाँ चलो अब ये बता दीजिए जरा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है दैट इज ब्रॉट 1 by 1 नियर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल, अट्रैक्टेड बाय साउथ पोल, अट्रैक्टेड बाय साउथ पोल, रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल। देखिए जरा कि किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप किसी भी पोल के पास में लेके आओ, वो हमेशा क्या करेगा, हमेशा रिपेल करने वाला है, चाहे नॉर्थ पोल के पास में चाहे साउथ पोल के पास में, ठीक है। अब कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल M एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज गिवन बाय, अलोंग द एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो μ0/4 पाई 2m/r³, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको आइडिया लग रहा हो कि भाई ये चैप्टर सबसे सिंपल है और सबसे आसानी से निपटाया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, कुछ और क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान समझिए। देखो इसमें लिखा हुआ है, यानी कि इस पे जो क्वेश्चन बन रहा है ना सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कुछ भी जो है आपको अलग से नहीं करना पड़ता। बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ है L = 3 सेंटीमीटर, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये आपके पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट है आपके पास जो है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब आपको कैपिटल I निकालना है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, बोला 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ, तो आपके पास यहां पर 3, एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 10⁻⁴, ठीक है। लेंथ कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, तो अगर मैं 3 को कन्वर्ट करूंगा 10⁻⁻⁴ का ये आ जाएगा 2, ठीक है, मीटर में। तो I = कितना आ गया, सॉल्व करोगे तो आपका जो D है ये निकल के आ जाएगा 5 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर। नाउ अब इसके बाद क्या लिखा है, सॉलिनॉइड है जिसके अंदर कितने जो है जिसकी परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है, बोला 500,
मतलब जो भी इसके अंदर मीडियम है, तो म्यू आर की वैल्यू 500 है। कह रहा है कि इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड इज 500 पर मीटर, मतलब 500 टर्न्स पर मीटर, ये है टर्न डेंसिटी स्मॉल एन। नाउ निकालना क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला तो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट जो है वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें म्यू आर भी आ रहा हो, तो हाँ सर होता तो है। अच्छा आपने अभी ये पढ़ा है काई इज इक्वल टू म्यू आर प्लस 1, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ सर पढ़ाया था। काई को लिख सकता हूं आई बाय एच, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो पता कर लो। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था आई बाय एच, तो म्यू आर प्लस 1, ठीक है। नाउ अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर प्लस 1, और ये हो जाएगा मेरे पास, सॉरी, यहां पर आपको समझना है कि एक्चुअल में काई इज इक्वल टू होता है म्यू आर माइनस 1। क्यों, मैंने ये पढ़ाया था ना कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ठीक है। तो I बाय एच इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, ठीक है। I इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। और H इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर माइनस 1, H की जगह मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जगह N इंटू आई लिख सकते हैं। ये I करंट वाला नहीं है, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बस अब आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर ये कितना है 500 माइनस 1, नंबर टर्न्स 500 पर मीटर, करंट कितना है 1। तो आप मुझे बताइए I इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 499 का इंटू 500 से करेंगे तो ये मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। बताओ जरा कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास वजन 25, 250, 245। तो लगभग इसमें से कौन सा आंसर आपका हो रहा है, इज नियरली लिखा है ना, नियरली किसके अप्रोक्सीमेट में आपको लेना है ये बता देना, ठीक है। तो ये कितना बैठ रहा है मेरे पास, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 45, 49, 20, 24, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 2.49 इंटू 10 टू द पावर 5, 2.49 10 टू द पावर 5 मतलब 2.5 10 टू द पावर 5, नियरली मतलब इसके अप्रॉक्स में पहुंच रहा है, तो ये सही आंसर हो गया। कह रहा है रिलेटिव परमिएबिलिटी सॉफ्ट आयरन की जो है 6000 है, तो ससेप्टिबिलिटी बतानी है, तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। ये हो गया, बताओ जरा हो जाएगा। इस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गए तो कर दोगे, हाँ सर कर देंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं ज्यादातर। अच्छा ये बताइए जरा नेक्स्ट ये बताइए, कह रहा है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो भाई ये तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड में गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, अराउंड एनी क्लोज्ड सरफेस, है ना, किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होने वाला है ये कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस ऑलवेज 0, ये हमने पढ़ा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑलवेज 0। नाउ अच्छा इसमें से कह रहा है कि ये बताइए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है करेक्ट है, करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको बतानी है। तो बताइए जरा कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट है, तो करेक्ट कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताओ जरा। तो भाई साहब हमें तो देखने को लग रहा है कि डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये गलत है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड गलत है ना। ये सेंटर में देखो कैसे फड़फड़ा रही है, बाहर को जा रही है, क्यों जा रहे हो भाई, हाँ देखिए जरा। तो ये बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन करेक्ट है, ये हमने जो है बता दिया, ठीक है। अच्छा देखिए जरा अब चलो पहले इसको देखो। अब कभी आपको पता है कि अगर कोई बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में जब ऑसिलेट करती है ऐसे टू 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 टू, तो इसके टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाय एम बी। इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जब इस चैप्टर में बनता ही फॉर्मूला बेस्ड है तो आएगा ही। तो देखिए जरा सबसे पहले क्या करना है, ये आई जो है पहले समझ लो, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन है। कैपिटल एम है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। क्या निकालना है, कह रहा है कि भाई दो बार मैग्नेट है जो कि ऑसिलेट कर रही हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में टाइम पीरियड कितना है बोला, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड।
टाइम पीरियड 3 सेकंड है 4 सेकंड है। इफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई का जो रेशियो है 3:2 है, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो भाई साहब एक काम करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट m1 m2 का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये हो गया मेरे पास t, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर जो रूट वुट हटाऊं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये आपके पास I1 मतलब I/mb। अब अगर मैं T1 की बात करूं तो ये अब T1/T2 कर लो, तो T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर क्या चाहिए क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर I1/m1v1। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है। T2 करूंगा तो भाई साहब ये पलट जाएगा m2b/I2 और ये 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन है वो तो उसमें तो कुछ ये इससे कट जाएगा, b से b कट जाएगा। अब निकाल लो T1 टाइम पीरियड का रेशियो कितना दिया है 3 सेकंड एंड 4 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, I1/I2 मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कितना दिया है 3/2, तो 3/2 रेशियो। अब देखो m2/n1 निकाल लेना है, 9 2 जा 18, 16 3 जा 48, तो m2/m1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/48। डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 9 से काट दो, 9 2 जा 9 से नहीं कटेगा, 6 3 जा एंड 6 16 48, 3/16 आ रहा है, हैं? एक बार चेक कर लेते हैं अच्छा ठीक है 3/16 भी नहीं बैठ रहा है यहाँ, तो 16/3 में काम चल सकता है। 36 18 है, सॉरी गलत कर दिया मैंने। अगर 3 से काट रहा हूं 3 6 जा, और 3 से इसको काट रहा हूं तो 16 48 16। अब काटूंगा 2 3 जा एंड 2 8 जा, 3/8। ये m2/m1 की वैल्यू है, और m1/m2 की वैल्यू कितनी आएगी, m1/m2 8/3। ठीक है, तो 8/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए जरा, अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये पास वाला क्वेश्चन देखिए, पास वाला क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप इसको कर सकते हैं, पास वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कभी भी ऐसे मान के चलो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाए बार मैग्नेट का, तो जो फॉर्मूला भी बताया 2 पाई √I/M भी, तो हमेशा कभी भी टाइम पीरियड निकालने को दे दे तो आप इसी फॉर्मूले से, इसमें रेशियो पूछा था, कभी टाइम पीरियड निकालने को दे दे तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल देना कि भाई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दे दे तो ये फॉर्मूला जो लगा है इस फॉर्मूले को आपको लगाना है। ठीक है, नाउ अब देखिए जरा, अब ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये बताओ किस केस में मैग्नेटिक मोमेंट जो है मैक्सिमम होगा, किस केस में मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा, आपको ये बताना है। बता दोगे जरा किस केस में मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो बताइए, बताओ। तो आप यहां पर देखो, लेट से दोनों जो बार मैग्नेट है, यहां पे लिखा है फॉलोइंग शोज दैट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बार मैग्नेट, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मैग्नेट, ईच बार मैग्नेट डायपोल ऑन m। तो देखना जरा, इसका बार मैग्नेट, इसका मैग्नेट मोमेंट ऐसे है, साउथ टू नॉर्थ 90 डिग्री। तो बताओ जरा, यहां पर डायपोल मोमेंट जो रहने वाला है 90 डिग्री पर, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या, नहीं, m1 m2। तो भाई नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताओ जरा, नेट डायपोल मोमेंट। तो हम क्या करेंगे, √m1 स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, √m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 90 0 होता है। ठीक है, ये अब देखिए जरा, इसमें साउथ टू नॉर्थ, इसमें साउथ टू नॉर्थ, ये कट जाएगा। m1 m2 की जगह तो mm लिखना है क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो यहां पे बचेगा √2m। ठीक है, यहां पे 0 हो जाएगा, ये ए कंडीशन बन गई। इसमें 30 डिग्री है, तो अगर 30 डिग्री करूंगा तो कितना बन जाएगा, केस सी, अगर 30 डिग्री करूंगा तो कितना बन जाएगा बताओ जरा, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये बन जाएगा मेरे पास √3/2 है ना। तो देखो जरा, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस, तो m स्क्वायर बन गया 2m स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2m स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 कट गया।
ठीक है, तो 2m² प्लस √3m², सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डी की बात करूंगा भाई 60 डिग्री पे है, तो 60 डिग्री पे अगर सॉल्व करने वाला हूं तो m² प्लस m² प्लस 2m² cos 60 का मतलब होता है 1/2, तो कितना बन जाएगा, √3m आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर समझो कि यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 की वैल्यू होती है आपके पास, √3/2 होता है 0.85 और ये होता है 0.5। सॉल्व करोगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके आने वाली है, सी की। तो सी का मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, मैक्सिमम। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, √3/2, और √3/2 का सॉल्व करते हैं 0.85 आता है, तो 2√2m² में इतने का जो है इंटू हो रहा है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बैठ रहा है, ओनली m², ये बैठ रहा है √3m², तो ऑब्वियसली ये वैल्यू ज्यादा है, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। मतलब ये फॉर्मूला लगाना है और आपका काम जो है हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सर वो नहीं करवाया आपने डाइपोल मोमेंट वाले, पोटेंशियल एनर्जी वाले, वर्क डन वाले, वो भी देख लो, फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है बस, अलग से तो कुछ नहीं करना। और जिन बच्चों को और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है वो मेरी इस एक्सीलेंस 95+ को जल्दी से ऑर्डर कर दो और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, अच्छा, तो पढ़ो जरा, इसमें क्या लिखा है, एक बार मैग्नेट है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था वैसे मैग्नेटिक डाइपोल है। कह रहा है कि भाई ये जो है ना, इनिशियल पोजीशन इसकी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। भाई बार मैग्नेट जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, थीटा कितने डिग्री मान के चलेंगे, 0 डिग्री। इन दिस पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स, भाई टॉर्क एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 0 डिग्री पे है, तो नॉर्थ पोल लेट से यहां फोर्स लग रहा है, साउथ पोल पे यहां लग रहा है, तो नेट फोर्स 0, टॉर्क भी 0। जैसे टॉर्क मैक्सिमम 90 पे होता है, जो चीज हमने पहले पढ़ी है बस वही सारी चीजें हैं जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते चले आए हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इज करेक्ट, बोला ये तो इनकरेक्ट लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप बनाती है, इसमें नॉट लगा के सब कचड़ा कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, ये भी गलत कर दिया, नॉर्थ से घूम के साउथ, साउथ से वापस नॉर्थ। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ये डायरेक्शन में, ये सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड में इंटरसेक्ट, बोला ये गलत है। कह रहा किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है मिल जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे मान लीजिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब बार मैग्नेट के पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब बार मैग्नेट के आप पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है। तो इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि आप देखो कुछ सिंपल, टॉर्क निकलवा लिया, ठीक है, वर्क डन निकलवा लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकलवा ली, यही सारी चीजें फालतू की पूछते रहते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अब ये सॉल्व क्यों है, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है बस, इतना सिंपल क्वेश्चन करवाने का मन नहीं है मेरा। बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 6 जूल पर टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इतनी दे दी। कह रहा है अभी ये 60 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, हमने सब रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, 60 डिग्री पे है। कैलकुलेट वर्क डन इन टर्निंग मैग्नेट to align its magnetic moment normal to the magnetic field. वर्क डन यानी कि अगर आप इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल, अगर आप इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मल 60 डिग्री से आप मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बना दो, यानी थीटा 160 थीटा 290, तो बताओ कितना वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वैल्यू पुट कर दो। कह रहा है कि अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दो तो थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री कर दो, तो भाई साहब फॉर्मूला थीटा की वैल्यू थीटा 160 थीटा 2 180 लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि भाई आप ये बताइए फाइनल ओरिएंटेशन में टॉर्क कितना है इन ईच केस या केस 2 जो भी है। तो फाइनल ओरिएंटेशन 180 डिग्री है, तो टॉर्क भी आपको कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, अगर पहले वाले केस में पूछता तो उसके लिए निकाल देते। तो इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जितने आप कर सकते हैं उतने आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही बहुत है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होने वाली है आपकी चैप्टर 6 की, ठीक है, डायमंड प्रो सीरीज की। और इसकी और पिछले चैप्टर की पीडीएफ मैं दोनों की टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ऐड कर देता हूं, ठीक है, मतलब अपलोड कर देता हूं। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।